नमस्ते भाइयों। है भाई दुष्टो, कैसे हो? गुड इवनिंग। कैसे हो? सब लोग कमेंट करेंगे। क्लास एकदम लाइव है, 6:05 में, पूरे 5 मिनट लेट हूं मैं। निमेश भाई जी गुड इवनिंग। बारिश हो रही है? आज भी बारिश हुई क्या? बारिश हुई है आज? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए, स्वागत है आपका। राधे राधे। हनी भाई, क्लास एकदम लाइव है। मौसम बढ़िया हो रहा है। मौसम है बेटे, मौसम बनाने का। मौसम तो बढ़िया है ही। चलो आज आपको किसी से मिलवाते हैं। आओ। अच्छा। आज स्टूडियो में हमारे पिताजी आए हैं। मेरे पापा श्री जितेंद्र सिंह। लो पापा, बोलो इनसे कुछ। इनसे बोलो ढंग से पढ़ लिया करो, मेहनत से पढ़ो। बोल दो। ढंग से पढ़ लिया करो, मेहनत से पढ़ो, परिश्रम करो, फल हाँ, की परीक्षा मत ना करो। परिश्रम ही तो नहीं करते पापा। परिश्रम करना पड़ेगा। इनको बताओ मैंने कितना परिश्रम किया बचपन में। परिश्रम करा है 2012 से। इंटर पास करने के बाद में परिश्रम ही परिश्रम किया है। बच्चे ने। तो इन ऐसे ही परिश्रम करो, फल की परीक्षा मत ना करो। परीक्षा फल तो ऊपर वाला देगा ही। हम्म, ट्वे- ट्वेल्थ में बहुत मेहनत करी थी भाई। पापा सब आपसे नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्ते। सर अंकल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमन भी कर रहे हैं पापा। ये परिश्रम करते ना है पापा। ये सब कचरा गैंग है पापा। ऐसा मत कह। ऐसा मत ना ये, कह। ये मेरी ये मेरी डांट खा खा के मगरमच्छ की खाल हो चुकी है इनकी। इनकी खाल मगरमच्छ की हो चुकी है मेरी डांट खा खा के। अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कचरा गैंग है और मैं इनका सरदार हूँ। ना, बालक बहुत बढ़िया है पर मेहनत नहीं करते। जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना पापा, उतनी मेहनतें करते नहीं है। मैं तो छोटी सी फीस लेते हैं, 999, 999 में इनको 20,000 का पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पर ये 999 भी नहीं वसूलना चाह रहे अपने। मैथ एक्सपर्ट बनेंगे। डांटता बहुत हूँ पापा मैं इन्हें। डांटे कम। हैं? बच्चे हैं, ज्यादा न डांटने चाहिए। अरे बच्चे ना हैं पापा, मेरे से ज्यादा छोटे ना हैं ये। अच्छा। हाँ। मैं 30 साल का हो गया पापा अब। ये इसलिए मैं इनको भाई बोलता हूँ। ये ज्यादा होंगे, ये कितने के होंगे? रेंज इनकी 18 से 25 साल के बीच में होंगे ज्यादातर। मैं 30 साल का हूं तो मेरे से 5 साल ही तो छोटे हैं, कोई ज्यादा फर्क थोड़ा ना है। मोनी कह रही है सर आपकी ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज थी? पापा कितनी परसेंटेज थी मेरी ट्वेल्थ में, याद है आपको? 82% थी। पापा बहुत बेकार थी मेरी ट्वेल्थ में। मेरी थी ट्वेल्थ में 75%। तेरी हम्म। इंटरनल 50%। हाँ। नहीं इंटर में नहीं थे, टेंथ में थे। टेंथ में थे 78%। आजकल तो इनके सबके बढ़िया बढ़िया परसेंटेज आ रहे हैं, उस जमाने में कहाँ थे। पापा एक लौंडा आपसे 2,000 रुपये उधार मांग रहा है। इसको पेटीएम कर उधार का मामला ना। परिश्रम करो, ऊपर वाले पर विश्वास करो। दे। सर मेरी 91% थी। देखो पापा इसके 91% है और मेरे 75% है। देखो मुझसे पढ़ रहा है, रोज डांट खा रहा है। उसकी 91% है, मेरी 75% ही। अब देखो मुझसे पढ़ रहा है और डांट भी खा रहा है। चलो ठीक है पापा, बैठ जाओ। अब इनको पढ़ाएंगे थोड़ी देर। कैसे हो मेरे भाई, कैसे? हाँ जी। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं हम?
हम कर रहे हैं मेरे भाई कॉन्ग्रुएंसी। ज्योमेट्री में मैंने आपको कल पढ़ा दी थी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड हम सवाल करेंगे, सवाल नंबर 16। और आज मेरी तबीयत ढीली सी है बेटा, ये मौसम ही ऐसा है यार, इस मौसम में एनर्जी फील नहीं होती, वो मजा नहीं आ रहा पढ़ाने का जो मतलब मुझे आता है पढ़ाने में। हालांकि मैं बहुत लेकिन अभी थोड़ी एनर्जी कम फील हो रही है। हाँ भाई मिताली बताइए। तो इसको खत्म करते हैं बेटा। ज्योमेट्री की शीट नंबर 6 में 22 सवाल हैं, 15 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सवाल नंबर 16। तुलसी सर मैं तो अभी 18 साल की हूं। अच्छा तुलसी यस मिताली करो बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है? प्री के पेपर में आया था। आपके सामने डायग्राम दिया है ए बी डी के बराबर। इस डायग्राम में ए बी की लंबाई डीबी के बराबर है, एसी की लंबाई डीसी के बराबर है। ये दोनों भुजाएं सेम है, ए बी डीबी के बराबर है, एसी डीसी के बराबर है। आगे बोला है एंगल ए बी डी 58 डिग्री। एंगल ए बी डी ये वाला एंगल 58। देखो ध्यान सुनेगा, जैसे ही मैंने ये देखा कि ए बी बीडी के बराबर है, एसी डीसी के बराबर है, और ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड तो दोनों में कॉमन है, तो क्या ऊपर वाले तीनों ट्रायंगल, ऊपर वाले और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया? साइड 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 ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से तीनों साइड सेम है, दो भुजाएं बराबर है, ये भुजा तीसरी दोनों में कॉमन है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया, सर्वांग सम नहीं हो गया मेरे भाई। ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से। एंगल ए बी डी 58, ये पूरा एंगल ए बी डी 58 है, पूरा एंगल 58 था, ए बी डी पूरा 58 है, तो ऊपर नीचे बराबर होगा, आधा आधा 29 डिग्री। भाई ऊपर 29 डिग्री नीचे 29 डिग्री, ये 29 डिग्री होगा, ठीक है। डीबीसी, ये डीबीसी ये वाला एंगल है 2x माइनस 4 डिग्री का है, ये एंगल 2x माइनस 4 डिग्री का है, ठीक है। एसीबी ये वाला जो एंगल है y प्लस 15 है, ये जो एंगल है एसीबी ये y प्लस 15 डिग्री का है, y प्लस 15 डिग्री का, ठीक है। डीसीबी 63, डीसीबी ये वाला जो एंगल है डीसीबी ये वाला एंगल 63 डिग्री का है, 63। तो आपसे पूछा 2x प्लस 5 क्या होगा? तो भाई सवाल में जब आपको एंगल ए बी डी 58 दे रखा है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे बेटा, एसी और डीसी करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड के दोनों जो एंगल होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने 58 का आधा आधा कर दिया, 29 डिग्री, ऊपर भी 29 नीचे भी 29, यानी कि 2x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 29 बराबर 2x माइनस 4 है, 4 इधर जाएगा, 2x बराबर 29 4 33 डिग्री आएगा, 2x 33 डिग्री आ गया। अब मेरे दोस्तों ये दोनों एंगल भी सेम होंगे भैया, ए बी के सामने y प्लस 15 या बी डी के सामने 63 डिग्री, ये दोनों इक्वल साइड है, ये दोनों इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड के दोनों सामने के एंगल भी बराबर होंगे ना, तो भाई y प्लस 15 किसके बराबर आएगा? 63 डिग्री के बराबर आएगा। यहां से y कितना आएगा मेरे दोस्तों? 48 डिग्री। आपसे पूछा 2x प्लस 5y, तो 2x तो डायरेक्ट 33 डिग्री है, 2x तो डायरेक्ट 33 डिग्री है, 5y कितना आएगा? y का मान 48 है, तो 48 की 5 में गुणा करेंगे 240, 33 में 240 जोड़ेंगे तो 273 डिग्री आंसर है, बी ऑप्शन 273। ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीबीसी। इस वजह से हुआ मेरे भाई, ये दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बीसी दोनों में कॉमन है, तो ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट अगला सवाल जानिए। अगला सवाल है मेरे दोस्त आपको यहां पर 17 नंबर क्वेश्चन बताइए। 17 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ये सवाल 2019 के सीजीएल मेंस में आया था, बताइए। देखिए, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी पर डी और ई इस प्रकार है कि एडी ए के बराबर है, एंगल बीएडी एंगल ईएसी के बराबर है। देखिए मेरे भाई,
मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से। बच्चों हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, गोरा है ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी है। सो दिस इज ए ट्रायंगल एबीसी। हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया एबीसी। साइड बीसी पर दो पॉइंट डी और ई है कि एडी ए के बराबर है। साइड बीसी पर दो पॉइंट है डी और ई, तो इस तरीके से मैं ले लेता हूं कि साइड बीसी पर दो पॉइंट है डी और ई, इस प्रकार से कि एडी जो है ए के बराबर, यानी कि ए से डी को मिलाया और ए से ई को मिलाया। तो ट्रायंगल एबीसी की मेरे प्यारे बच्चों साइड बीसी पर दो पॉइंट डी और ई इस प्रकार है कि एडी जो है वो ए के बराबर है। तो ये जो लाइन एडी है ए के बराबर है, ठीक है। एंगल बीएडी बराबर एंगल ईएसी। एंगल बीएडी, बीएडी मतलब मेरे दोस्तों क्या हो गया, बीएडी यानी कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ईएसी, ईएसी ये वाला एंगल भी थीटा, ये दोनों एंगल भी बराबर है, थीटा थीटा, ठीक है। आगे सवाल में क्या बोला, आगे सवाल में बोला है ए बी बराबर 3x+1। ए बी की जो लंबाई है वो 3x+1 है, बीडी की लंबाई 9 है, बीडी की लंबाई 9 है, एसी 34 है, एसी की लंबाई 34 है और ईसी की लंबाई y+1 है। ईसी है ये आपका y+1 है। तो आपसे पूछा x+y का मान बताओ, यानी कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे x और y की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। यही ना बात, आप बोलोगे हाँ जी सर, x और y की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और सवाल में कुछ नहीं दिया, सवाल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान में रख के करेंगे। तो एक ट्रायंगल एबीसी बना है, साइड बीसी पर दो पॉइंट डी और ई है भाई, ये एडी और ए बराबर दिया, ये दोनों एंगल इक्वल दिए, थीटा थीटा। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। ये दोनों साइड एडी और ए बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा, अल्फा होगा मेरे भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अगर ये अल्फा है तो ये कोण कितना बचा, ये कोण बचा 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये कोण है 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये कोण भी बेटे स्ट्रेट लाइन है, ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री में से अल्फा घटाएंगे 180 माइनस अल्फा, ये कोण भी 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा मेरे भाई, ये कोण भी 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल के दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर। ये थीटा दिया गया है सवाल में, ये भी 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये भी 180 डिग्री माइनस अल्फा। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी और उधर ट्रायंगल मेरे दोस्तों ए सी ई, ये दोनों ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर है। लेकिन ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। देखिए ना, यहां एंगल बी के सामने एडी है, यहां एंगल बी के सामने ये वाली भुजा एडी है और यहां एंगल सी के सामने वाली भुजा ए, और ये दोनों बराबर दिया है सवाल में, ये दोनों बराबर दिया है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम है। जब करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तीनों कोण बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो, यहां एडी है यहां एई है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। बताओ, यहां ग्रीन के सामने 3x+1 है, ग्रीन के सामने 34 से बराबर आएगा। यहां ग्रीन के सामने 3x+1 है या ग्रीन के सामने 34 से बराबर आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 34 माइनस 1 33/3, 11, x की वैल्यू 11 है भाई। यहां थीटा के सामने 9 है, यहां थीटा के सामने y+1 इक्वल आएगा है भाई। यहां थीटा के सामने मेरे दोस्तों 9 है, यहां थीटा के सामने y+1 इक्वल आएगा, तो y की वैल्यू 8 आएगी। तो x का मान 11 आ गया, y का मान 8 आ गया, x+y पूछा है, 11 + 8 19 आंसर है, 19 इस सवाल का आंसर है। देखिए मेंस में कितना हल्का सवाल पूछा गया है, हालांकि ये प्री के सवालों से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन मुश्किल ये भी नहीं है भाई। कॉन्ग्रुएंसी आपको पहचाननी थी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो आज की क्लास में केवल मेंस के सवाल हैं, क्योंकि प्री के क्वेश्चंस तो हमारे कल निपट लिए सारे के सारे। ये बताइएगा, ये क्वेश्चन 2021 के सीजीएल मेंस में आया था, ये वाला सवाल। मैं आपको समय देता हूं, सोचो समझो करके दिखाओ, सोचो समझो करके दिखाओ, फटाफट जल्दी से, रुकना नहीं है। अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड समिता, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो मेरे दोस्तों वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। करके दिखाइएगा मेरे भाई, क्या ये सवाल क्या आएगा? क्वेश्चन नहीं दिख रहा भाई, क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है। सर जी केशव, केशव देखने क्वेश्चन कुछ कट रहा है क्या साइड से? डिस्प्ले इज अपीयरिंग ब्लरी, वाई ब्लरी? क्या हुआ केशव? जल्दी से करिए। ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू पी आर के बराबर है। आपके पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, हैं? चलिए, तो इस ट्राइंगल में पी क्यू पी आर के बराबर है, तो यानी कि पढ़ने से पता लग गया कि यहां पे दो साइड बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यानी कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। मीन्स का सवाल है, इस बात को ध्यान में रख के पढ़िएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर में ओ इस प्रकार से अंतः बिंदु है कि एंगल ओ पी आर एंगल ओ आर पी बराबर है। ओ इज एन इंटीरियर पॉइंट इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर कोई पॉइंट ओ है, ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर कोई पॉइंट ओ है, यानी और इस प्रकार से कि एंगल ओ पी आर और ओ आर पी सेम है। ओ पी आर, इसको यहां से मिला देते हैं, ओ पी आर और ओ आर पी सेम है। ठीक है भाई, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट ओ इस प्रकार है कि एंगल ओ पी आर, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो एंगल ओ आर पी ये वाला एंगल भी थीटा है। ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट ओ है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो। ट्राइंगल पी ओ आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल पी ओ आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। भाई दो कोण बराबर हो गए, थीटा थीटा, तो दोनों भी इक्वल हो जाएंगी।
ये दोनों कोण बराबर हो गए तो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे भाई यस, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पॉइंट ओ इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पॉइंट ओ ट्राइंगल पी क्यू आर का सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड बिल्कुल भी सही नहीं है। सेंट्रॉइड नहीं जानते आप लोग? सेंट्रॉइड ऐसा पॉइंट होता है जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियन काटती हैं, जहां त्रिभुज की मीडियन काटती हैं एक दूसरे को माध्यिकाएं, वो पॉइंट आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। सेंट्रॉइड। यहां तो कुछ ऐसा जिक्र ही नहीं है, यहां तो मीडियन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, यानी कि ये वाली बात एकदम गलत है। सेंट्रॉइड होता है जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियन काटती हैं। यहां मीडियन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, ना बताया ना दिख रही है मीडियन। सो दिस इज नॉट सेंट्रॉइड। आगे ट्राइंगल पीओक्यू। ट्राइंगल पीओक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू। पीओक्यू, पीओक्यू ये मिला दीजिए। ये जो ट्राइंगल पीओक्यू है ये आर ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। क्या ऐसा है? क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? पीओक्यू मतलब पीओक्यू, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और आर ओ क्यू, आर ओ क्यू मतलब मेरे भाई ये वाला ट्राइंगल। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? आर दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट? अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों ट्राइंगल में मेरे प्यारे में, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड सेम है और ये वाली साइड कॉमन है। ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, कॉमन है। अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, ये दोनों ट्राइंगल कहीं से भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दो ही भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा तो बराबर ही नहीं दिख रही। दो ही साइड इक्वल हैं, तीसरी साइड तो इक्वल दिख ही नहीं रही। अच्छा, अगर ये थीटा है, थीटा है, तो ये कोण अगर अल्फा है, नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं सर। पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू बराबर क्यू आर। अच्छा अच्छा सॉरी, यहां पे पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तभी तो कहें कि कोई बात बन क्यों नहीं रही। दो स्टेटमेंट गलत हो किसी सवाल में तो गड़बड़ है। यहां पे पी क्यू मेरे दोस्तों बराबर है, पी क्यू क्यू आर के बराबर है, यानी कि ये जो लाइन है ना पी क्यू, ये जो लाइन है पी क्यू, ये क्यू आर के बराबर थी। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट है, अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब ये वाली बात ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होगी। तीनों साइड देखो ना, पी क्यू क्यू आर के बराबर है, पी क्यू क्यू आर के बराबर है। साइड पीओ, साइड पीओ जो है ओ आर के बराबर है। सवाल बोला गया ना, अगर ये दोनों एंगल सेम है थीटा थीटा, तो दोनों साइड भी सेम होंगे, और ये दोनों में कॉमन है। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, इन दोनों ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर है, तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहला वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट यहां से सही है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां से सही है, ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। आगे आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्ग्रुएंसी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सर्वांग समता। ध्यान से पढ़िएगा बच्चे, बहुत सारी बातें जो मैंने आपको प्रूफ नहीं करवाई थी आज मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों, हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। बच्चे, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ए बी सी। बच्चों, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया। ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें दोनों साइड ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी बराबर ए सी।
अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं कि वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ये जो मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट है ये खास है, यहां दोनों इक्वल साइड में, इन्हें बोलते हैं इक्वल साइड, इसे बोलते हैं बीसी को अनइक्वल साइड। ये समान भुजा असमान भुजा, इस पॉइंट ए पर दोनों इक्वल साइड मिलती हैं। अगर मैं पॉइंट ए से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालूं, अगर मैं पॉइंट ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डालता हूं, अगर मैं पॉइंट ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डालता हूं इस तरीके से मेरे दोस्तों ए डी, तो क्या होगा? अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, इफ अगर पॉइंट ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा मेरे भाई? तो अगर आप पॉइंट ए से बीसी पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी कोण 90 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर। आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देंगे, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। ये भुजा ए बी ए सी के बराबर है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। दोनों राइट एंगल दिख रहे हैं, एक राइट एंगल आपको एडी भी दिख रहा है, आपको दूसरा राइट एंगल एडीसी दिख रहा है। दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक एडीबी और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है एडीसी। दोनों में मेरे दोस्तों एक एक साइड सेम है, हाइपोटेनस सेम है दोनों का। ये भुजा दोनों में कॉमन है, ये भुजा दोनों में कॉमन है, ये भुजा दोनों में कॉमन है, और ये वाला कोण 90 डिग्री का है, दोनों राइट एंगल है। आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये क्या दोनों आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए? दोनों राइट एंगल हैं, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों में एक भुजा एडी सेम है, दोनों में साइड एसी सेम है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हैं दोनों, आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी हर करस्पॉन्डिंग लेंथ, हर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। यानी कि अगर यहां एडी के सामने ये वाला कोण थीटा है तो एडी के सामने यहां भी ये वाला कोण थीटा आएगा, एडी के सामने ये वाला कोण थीटा आएगा। इस वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो कोण बराबर होते, ये कारण होता है मेरे भाई। इस वजह से मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो कोण बराबर होते हैं। सिमिलरिटी से ही आता है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कोण कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। ये कोण कितना बचेगा मेरे प्यारे में? 90 माइनस थीटा बचेगा। ये 90, ये थीटा, ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। मैं लिख दूं क्या? कोई जरूरत नहीं लिखने की। ये 90 डिग्री, ये थीटा है, तो ये कोण कितना बचेगा? ये कोण भी 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। यानी कि ये लाइन एडी क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लाइन एडी है ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। और ये जो लाइन एडी है मेरे दोस्तों ये ट्रायंगल की हाइट भी है। ये जो ट्रायंगल एडी है ये ट्रायंगल की हाइट भी है, एल्टीट्यूड भी है। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम यही साइड आपकी हाइट भी है और सेम यही लेंथ आपकी एडी जो है एंगल बाइसेक्टर भी है। आगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होगी। अब ये दोनों एंगल बराबर है, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो यहां 90 माइनस थीटा के सामने बीडी और यहां 90 माइनस थीटा के सामने डीसी, ये भी इक्वल होगा। यानी कि मेरे दोस्तों बीडी और डीसी की लंबाई भी इक्वल होगी, है ना। ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो बीडी और डीसी की लंबाई भी इक्वल होगी। यानी कि डी जो है वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो है मेरे दोस्तों साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा। डी जो है मेरे दोस्तों वो साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा। डी जो है साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा। डी जो है वो साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा। और आपको पता है अगर किसी भी ट्रायंगल में हम किसी भुजा के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाते हैं तो लाइन क्या कहलाते हैं? मीडियन माध्यिका। माध्यिका क्या होते हैं? भुजा के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन। यानी कि ये जो लाइन एडी है ये बीसी की मीडियन भी है। ये जो लाइन एडी है ये मीडियन ऑफ बीसी, भुजा बीसी की माध्यिका भी है।
भुजा बीसी की मीडियन भी है, मीडियन। सेम लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर भी है, हाइट भी है, सेम लाइन आपकी मीडियन भी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। यानी कि यही सारे काम कर रही है, किसी और को ये काम करने ही नहीं दे रही। अब आप बताओ, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्वि भाजक। जैसे ये लाइन है कोई, ये लाइन है कोई बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, आधा आधा भी करे। तो ये जो लाइन एडी है ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का कोण भी बना रही है और बीसी को आधा आधा भी कर रही है, बीडी डीसी को बाइसेक्ट आधा आधा भी कर रही है। यानी कि ये जो लाइन एडी है ये बीसी का लंब समद्वि भाजक भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो ये जो लाइन एडी है मेरे दोस्तों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो ये जो लाइन एडी है ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। आप बोलोगे हाँ जी सर हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। तो ये केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है और किसी स्केलन ट्रायंगल में नहीं। अगर कोई ऐसा आड़ा मिला ट्रायंगल है इस तरीके से जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं, सारी भुजाएं अलग अलग है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर अलग होगा, इसका एल्टीट्यूड अलग होगा, इसकी माध्यिका अलग होगी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होगा, चारों लेंथ अलग अलग होंगी। केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल ही ऐसा है जिसमें सेम ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, ये हाइट भी है, ये मीडियन भी है और ये भुजा बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होता है, ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो आइसोसेलेस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको भूल जाओ बेटा, ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप ये खींचोगे, ये लाइन आपकी हाइट भी होगी, एल्टीट्यूड भी होगी, मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। लेकिन एक खास बात और है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं ये भी खींचूंगा ना तो ये लाइन भी एंगल बाइसेक्टर होगी, हाइट होगी, मीडियन होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड चारों काम करती हैं, तीनों ही साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल ये वाली लेंथ एंगल बाइसेक्टर है, यही हाइट है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीडियन है। अगर कोई ये खींचने लगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज और मैं ये खींचता हूं मेरे दोस्तों, मैं ये हाइट खींचता हूं, तो जरूरी नहीं कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी हो, ये मीडियन भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी कब है? जब यहां से खींची जाए, यहां से, तो ये लाइन आपकी मीडियन भी होगी, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी, सब कुछ होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज में जहां दोनों भुजाएं मिलती है अगर वहां से हाइट डालते हैं तो लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, सब कुछ भी है। इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो चारों सेंटर्स हैं, चारों सेंटर्स वो एक ही इसी लाइन पर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो चारों सेंटर्स है जो मैं आपको कल से पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो चारों सेंटर है मेरे दोस्तों, कौन कौन से? इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, चारों सेंटर इसी लाइन पर होंगे, चारों सेंटर इसी लाइन पर होते हैं, चारों सेंटर इसी लाइन पर होंगे। चारों सेंटर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कहां से आते हैं, कल से पढ़ाना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक, है ना। हर त्रिभुज में 4 सेंटर होते हैं, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर। वो चारों सेंटर इसी लाइन पर होंगे। क्यों होंगे? कि चारों लाइन तो एक ही काम कर रही है। ये लाइन मीडियन है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही आपकी हाइट भी है। इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर्स इसी एक लाइन पर होते हैं। ठीक है? नहीं, एक सेंटर तो बाहर होता है बेटा, वो यहां नहीं होता। मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है जी। एक बात और जानना, देखो दोस्त, सपोज मेरे दोस्त एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक लाइन है पी क्यू, एक लाइन है पी क्यू, पी क्यू,
और मेरे दोस्तों हमने इस पे एक लाइन खींची, लाइन खींची, ये लाइन मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर है और ये मीडियन भी है, ये मिड पॉइंट है, ये जो आर मिड पॉइंट है, ओ ले लेता हूं सपोज इसे ओ, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, इस साइड पी क्यू का मिड पॉइंट है। यानी कि मेरे दोस्तों ये पी क्यू का लंब समद्वि भाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सब कुछ पढ़ा चुका हूं, क्या होती हैं चीजें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, हाइट क्या होता है, सब पढ़ा चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये लाइन पी क्यू पे ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो, ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो, बाइसेक्ट भी करे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। आप इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, आप इस लाइन पर, आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, हमेशा जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस बनेगा, हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। देखो ना, अगर किसी ट्रायंगल में सेम लाइन मीडियन भी है, सेम लाइन हाइट भी है, तो ये तभी संभव है जब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, आइसोसेलेस हो। अगर किसी त्रिभुज में सेम लाइन आपकी हाइट भी है, सेम लाइन आपकी माध्यिका भी है, मिड पॉइंट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आप कहीं भी पॉइंट लीजिए, हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेगा। मैं इसको मिलाता हूं मेरे दोस्तों, मैं इसको मिला देता हूं, आप बोलोगे हाँ सर मिला दिया आपने, तो ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहीं भी आप मिला दीजिए। तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख देंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर्स एक ही लाइन पर होते हैं। सेंटर कितने टाइप के होते हैं पढ़ाया जाएगा, सेंटर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, ये आपको जानने की जरूरत अभी नहीं है, बाद में जाना जाएगा। बस अभी ये जानना है कि हां चारों सेंटर इसी लाइन पे होंगे, बात खत्म, दैट्स इट। नो क्वेश्चन आस्क, नो आंसर गिवन, भाड़ में जाओ कचरा लोग। एक एक सेंटर पे पूरी एक एक शीट होगी अलग से, वहां जानना डिटेल में। हर बात का मतलब यह नहीं कि अभी जानी जाए, अभी पता करो, अभी हो जाए। हर बात का जानने का मतलब अभी नहीं होता, अपने समय पे सब कुछ होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अमनदीप जी, एरिया तो वो से निकालेंगे ना, 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी सभी को समझ में आया। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप ये हाइट खींचते हैं तो दो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनते हैं मेरे भाइयों। ये जो लाइन होगी एडी एंगल बाइसेक्टर भी होगी, मीडियन भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी और हाइट भी होगी। और चारों सेंटर्स जो होंगे वो इसी लाइन पर होंगे और डी जो होगा वो साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा। हिंदी में इंसेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, सब बताया जाएगा। ओके, ओ मतलब सरकम सेंटर। अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्या चार डाले, कॉन्सेप्ट के थोड़े नंबर मिलते हैं पेपर में, नंबर तो मिलते हैं बेटे सवाल करने के। जरा ये सवाल करके दिखाओ, सवाल, जरा ये सवाल करके दिखाना आप, सवाल। ये सवाल 2017 के प्री के पेपर में आया था, सीजीएल में। ये सवाल बेशक प्री के पेपर में आया था, लेकिन ये सवाल बहुत ही भयंकर है, बहुत ही अच्छा है। बोला है ट्राइंगल एबीसी में एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, बीई एसी पे परपेंडिकुलर है, एडी बीई एफ पर काटते हैं, बीएफ एसी के बराबर है, तो एंगल एबीसी का माप क्या होगा। देखे बच्चों, इस तरीके से आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए मेरे दोस्तों। मैं थोड़ा ऐसे करके बनाता हूं जिससे कि आपको ये ना लगे कि इक्विलेटरल है। बीएफ एसी के बराबर है, तो ऐसे बनाओ फिर आप।
बी एफ बनाना ना एसी के बराबर, तो ऐसे बनाओ फिर। तो मेरे दोस्त ये आपके सामने ट्राइंगल है ए बी सी। अच्छा सवाल है, प्री का सवाल है लेकिन लेवल मेंस के हैं। सवाल प्री के हैं बट लेवल मेंस के हैं। ट्राइंगल एबीसी में एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो दिस लाइन एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ये एडी बीसी पे परपेंडिकुलर हो गया। एंड बीई एसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है बीई ये एसी पे परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों बीई, ये एसी पे परपेंडिकुलर है। ये कौन 90 डिग्री का। ये जो लाइन है बीसी, ये बीई जो है ये एसी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एडी बीई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, तो अब सवाल में बोला गया कि एडी और बीई जो है एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, ये वाला पॉइंट एफ है। एडी बीई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं। बी एफ एसी के बराबर है। बी एफ जो है एसी के बराबर है। बी एफ मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ है बी एफ मेरे प्यारे भाई, ये एसी के बराबर है। एसी के बराबर, दिस एसी के बराबर है। तो आपसे पूछा है एंगल एबीसी का मान क्या होगा। एबीसी आपसे पूछा है एंगल एबीसी। बाज की तरह नजर एकदम क्लियर होनी चाहिए कि एंगल एबीसी क्या होगा। ये बताओ सवाल, चित्र देख लीजिए। ट्राइंगल एबीसी में एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, एडी बीसी पे हाइट है, बीई एसी पर हाइट है 90-90 डिग्री। और मेरे प्यारे में बीएफ और एसी बराबर है। जो बीएफ की लंबाई है वही एसी की लंबाई है। आपसे पूछा है ए बी सी क्या होगा। देखो पहली बात तो भाई सवाल को देखते ही आत्मा कांपने लगेगी। ये लेंथ कहां है, ये लेंथ कहां है। इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है। क्या इन दोनों का कोई डायरेक्ट रिश्ता है? नहीं। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये 90 डिग्री है, दोनों ही राइट एंगल में है 90 डिग्री। ये दोनों ही राइट एंगल में है भाई। ये जो एसी है ये देखो 90 डिग्री में आ रहा है, 90 डिग्री के सामने आ रहा है। और ये जो बी एफ है दोनों, ये भी 90 डिग्री के सामने आ रहा है। यानी कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस है। ये बी एफ डी, बीडीएफ और ये ए डी सी। तो जब भी कोई सवाल आए कि बहुत दूर दूर दो भुजाएं दे रखी हैं मार्केट में, है ना, दोनों राइट एंगल है, तो सोचा करो कि कुछ और तो बराबर नहीं है। कहीं कुछ और तो बराबर नहीं, कहीं से भी शुरू हो जाओ। अगर मैं मान लेता हूं कि माना ये कोण थीटा है, थीटा ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं बच्चे? अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तीनों कोणों का सम 180 होता है। माना ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये देखो राइट एंगल तो ये भी है। बीई सी जो मैं बता रहा हूं वो देखो, बीई सी राइट एंगल है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, 90 है, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? तू जवाब दे आज। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा नहीं होगा। तो क्या आपको यहां पे दो दो ट्राइंगल बिल्कुल सेम नहीं दिखाई दे रहे कॉन्ग्रुएंट? अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा? थीटा बचेगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो कितना बचेगा? थीटा। क्या आपको यहां पे दो ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहे राइट एंगल? इसकी कोई जरूरत नहीं है अब आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या आपको दो दो राइट एंगल नहीं दिखाई दे रहे बिल्कुल एक जैसे कॉन्ग्रुएंट? थीटा 90-90 माइनस थीटा, थीटा 90-90 माइनस थीटा। क्या आपको यहां पे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? कैसे सर? ये देखो, ये ए डी सी को देखो, थीटा 90-90 माइनस थीटा, थीटा 90-90 माइनस थीटा। दोनों के तीनों कोण बराबर हैं, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। 90 डिग्री के सामने एसी, 90 डिग्री के सामने बीएफ। एसी और बीएफ ये दोनों बराबर है, एसी बीएफ बराबर है। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भी, जिनमें तीनों कोण बराबर है, हाइपोटेनस सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी। तो बच्चों यहां थीटा के सामने क्या है? एडी। यहां थीटा के सामने क्या है? एडी। यहां थीटा के सामने क्या है? बीडी। ये भी बराबर होगा, यानी कि एडी बीडी के बराबर है। एडी जो है बीडी के बराबर है। यहां थीटा के सामने की लंबाई एडी है, यहां थीटा के सामने की लंबाई बीडी है। एडी बीडी भी बराबर होगा। बस मेरा सवाल यहीं पे निपट गया। मुझे ये एंगल बताना है ए बी
80, ये वाला एंगल मुझे बताना, ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री है, दो भुजाएं बराबर आ जाती तो ये दोनों कोण कितने बचेंगे, 45 45 डिग्री के बचेंगे, 45 45 90 हो जाएगा। ये राइट एंगल ही तो है, ये 90 डिग्री बेटा 90 है ना, ये दोनों भुजाएं बराबर एडी बीडी, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री इस सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन, गजब का सवाल। निहाल जी समझ में आया? निहाल, साठ डिग्री नहीं है बेटा, आंसर 45 डिग्री। आगे चलेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 20 करके बताएंगे, सवाल नंबर 20 करके दिखाएंगे। ये सवाल भी वही 2017 के प्री में आया था। 2017 का प्री का पेपर भी बढ़िया था और मेंस का पेपर भी बढ़िया था, प्री और मेंस दोनों ही बहुत बढ़िया थे। 60 नहीं आएगा, किसी राइट एंगल में दो साइड बराबर हैं। अरे नितिन, किसी त्रिभुज में दो साइड बराबर है तो दोनों कोण बराबर होंगे ना। हाँ, हर किसी बच्चे के समझने वाली बात नहीं है, मुश्किल सवाल है। राइट एंगल है 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है, दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण बराबर बचे ना, 45 45 के, 45 45 90, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक और सवाल लेंगे, जल्दी करो। ट्राइंगल पी क्यू आर में आर 54 डिग्री है, पी क्यू का पॉइंट एस पर लंब समद्वि भाजक क्यू आर को टी पर मिलता है, पी क्यू आर का मान क्या है? हिंदी में एक चीज मिसिंग है, एंगल टी पी आर 46 डिग्री, एंगल टी पी आर 46 डिग्री, ये हिंदी में नहीं लिखा है। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, कैसे भी बना लीजिए, चित्र तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्तों आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर है। सवाल बोला ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर 54 डिग्री का, ये वाला जो एंगल आर है 54 डिग्री का, 54 डिग्री। पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू आर को टी पर मिलता है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस मीट्स क्यू आर एट टी, ये लाइन पी क्यू है। पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जानते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो, बाइसेक्ट भी करे। यानी कि ये लाइन है इस तरीके से, इस तरीके से कोई लाइन है, इस तरीके से कोई लाइन है, इस तरीके से कोई लाइन है मेरे दोस्तों। पॉइंट एस पर पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पॉइंट एस पर मेरे दोस्तों जो परपेंडिकुलर भी है, ये परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब समद्वि भाजक का मतलब ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो, आधा आधा भी करे। तो पीक्यू का लंब समद्वि भाजक है पॉइंट एस पर, जो साइड क्यू आर को जाके यहां मिलता है, साइड क्यू आर को जाके मेरे दोस्तों यहां मिलता है, साइड क्यू आर को जाके यहां मिलता है पॉइंट टी पर। सवाल में बोला है टी पी आर 46 डिग्री, तो यहां मिला देते हैं टी पी आर को, ये मिला देते हैं, तो ये वाला एंगल टी पी आर बन गया ना, ये वाला तो बना, ये एंगल 46 डिग्री का है, 46 डिग्री का। तो आपसे पूछा है पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर का मान क्या है, यानी कि आपसे ये वाला कौन पूछा है पी क्यू आर, ये वाला कौन आपसे पूछा है थीटा, ये पूछा है आपसे बेटा, बताओ जल्दी से बताओ कैसे करें। और कुछ नहीं दिया सवाल में, ये प्री का सवाल है, मेंस का क्वेश्चन नहीं है भाई। मैंने अभी समझाया तुझे मैंने अभी समझाया है। अगर किसी ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ये खींचते हैं, तो ये मेरे दोस्तों कैसा ट्रायंगल होगा, अभी समझाया भाई। इस ट्रायंगल को देखो, पी क्यू टी को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, पी क्यू टी को, पी क्यू टी को, ये लाइन परपेंडिकुलर भी है, ये लाइन मेरे दोस्तों बाइसेक्टर भी है, ये लाइन परपेंडिकुलर भी है और ये लाइन मीडियन भी है ना। एस मिड पॉइंट है, पी क्यू का मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है मेरे दोस्तों। समझ में आ रही है बात, क्लियर है भाई। ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी है, ये लाइन मिड मीडियन भी है, एस मिड पॉइंट है,
तो ये तभी पॉसिबल है जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल में। यानी कि मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये दोस्त, ये जो पीटी की लंबाई है ये क्यूटी की लंबाई के बराबर होगा, पीटी क्यूटी बराबर होगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसमें लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी है, ये लाइन आपकी मीडियन भी है, इस मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया पी क्यू का। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, थीटा। बस सवाल खत्म। पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल में तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 54 प्लस 46 100 डिग्री, 54 प्लस 46 100 डिग्री बराबर 180। पूरे बड़े ट्रायंगल में तीनों कोणों का योगफल 180 है। थीटा बराबर 180 माइनस 180 बटा 2 40 डिग्री। ये कोण थीटा 40 डिग्री का है। आंसर बी है। खत्म। अच्छा सवाल है बेटा, है ना, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ये देखेंगे सवाल नंबर 21 करो। ट्वेंटी वन सवाल है 2012 सीजीएल मेंस के पेपर का। दस साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आज भी मेरे दोस्तों ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था। हाँ वो तो है ही, सवाल में दम है। करिए जल्दी। सवाल बताने वाले को उचित नाम दिया जाएगा। ट्रायंगल एबीसी में लाइन एडी एबीसी के एंगल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर है। लाइन डीई पॉइंट डी से बीसी के पैरेलल खींची जाती है जो एसी को ऊपर मिलती है। एसी की लंबाई 16 है, ए की लंबाई बताओ। ट्रायंगल एबीसी में लाइन एडी एबीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो कैसे होगा भाई, डायग्राम कैसे बनेगा? एडी परपेंडिकुलर है ना एबीसी के बाइसेक्टर पर, तो इस तरीके से होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। ये बना लेते हैं। जैसे मैंने बना लिया एडी परपेंडिकुलर है ना, तो ये हो गया जी ट्रायंगल एबीसी। दिस इज गोरा ट्रायंगल एबीसी। गोरा ट्रायंगल एबीसी है, काफी गोरा है। अब बोला एडी एबीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन एडी है एबीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एबीसी के एंगल बाइसेक्टर पर, सॉरी एंगल एबीसी के बाइसेक्टर पर। तो मेरे दोस्तों ये एंगल एबीसी का बाइसेक्टर है।
लाइन एडी एंगल एबीसी के इंटरनल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल एबीसी का इंटरनल बाइसेक्टर है। अब लाइन एडी इस पे परपेंडिकुलर है, तो लाइन एडी कैसे होगी? इस तरीके से ये लाइन एडी होगी जो यहां पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब के आपकी बात हमें समझ में आई है। तो चित्र बनाना भी अपने आप में एक बड़ी कला है कि एडी जो है एंगल एबीसी के इंटरनल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये एडी एक लाइन खींची जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर मिल रही है। डीई इज थ्रॉन डी एंड पैरेलल टू बीसी मीट एसीएटी। अब एक लाइन खींची जाती है मेरे दोस्तों, पॉइंट डी से एक लाइन खींची जाती है, पॉइंट डी से किसके पैरेलल? बी जो है पॉइंट डी से एक लाइन खींची जाती है, गलत खींच दी हमने, जो बीसी के पैरेलल है और एसी को ई पर मिलती है। तो बच्चों पॉइंट डी से एक लाइन खींची जाती है जो बीसी के पैरेलल है और एसी को ई पर मिलती है, यानी कि ये वाली लाइन खींची जाती है, ये वाली लाइन, ये लाइन है क्या? ठीक है। तो पॉइंट डी से एक लाइन खींची जाती है मेरे दोस्तों जो एसी को पॉइंट ई पर मिलती है, और ये लाइन जो है, ये जो लाइन है ये बीसी के पैरेलल है, ये बीसी के पैरेलल है मेरे भाई। ठीक है। तो डीई एक लाइन खींची गई है थ्रू डी पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल, लाइन एसी को ई पर मिलती है। अगर एसी की लंबाई 16 है तो ए की लंबाई क्या होगी बच्चे? अगर ए से सी तक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो पूछा है ए की लंबाई क्या होगी? बताओ कितना क्रिएटिव क्वेश्चन है, कितना क्रिएटिव सवाल। और ये सवाल एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेप में। आप कैसे ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। इस सवाल में लॉजिक क्या है कि ये चीज तो हवा में अटक गई ना, ये चीज तो हवा में अटक गई, पूरा हुआ ही नहीं। आप इसको यहां पे आगे बढ़ा लो, आप इसको यहां पे आगे बढ़ा लो। सपोज ये जो पॉइंट है पी है, आगे बढ़ा लेते हैं। अब आप मुझे बताओ इस चीज को ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल ए बी पी को ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ए बी पी एक ट्राइंगल है। अगर किसी ट्राइंगल में ये लाइन देखो बीडी, ये लाइन बीडी एंगल बाइसेक्टर भी है और ये लाइन परपेंडिकुलर भी, ये कैसे संभव है? ये कैसे पॉसिबल है मेरे भाई? केवल इस ट्राइंगल को देखो एबीपी को, केवल इस ट्राइंगल एबीपी पे ध्यान दो, एबीपी। इस ट्राइंगल में ये जो लाइन है बीडी, ये जो लाइन है बीडी, ये एंगल बाइसेक्टर में परपेंडिकुलर भी तभी पॉसिबल है जब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो और ये लाइन मीडियन भी होगी। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही हाइट है, तो ये लाइन मीडियन भी होगी। ये जो लाइन है बीडी, ये एपी का मीडियन भी होगी, यानी कि मिड पॉइंट होगा। डी जो है मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? डी जो है वो एपी का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। अब आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। अगर किसी भी ट्राइंगल में हम लोग मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते हैं, पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये भी मिड पॉइंट ही बनेगा, ये भी मिड पॉइंट ही बनेगा। अब ट्राइंगल एपीसी को ध्यान से देखो, ये डी मिड पॉइंट है, एपी का मिड पॉइंट है टी। मिड पॉइंट से ये बीसी के पैरेलल लाइन खींचेगी, पैरेलल लाइन, तो इस साइड को यहां भी मिड पॉइंट पर जाके मिलेगी, मिड पॉइंट पर जाके। अगर ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा, तो ए की जो लंबाई है वो 8 आएगी, डी ऑप्शन 8। आंसर इसका 12 नहीं है, आंसर इसका 8 है। तो गजब के यहां पर दो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई इस चैप्टर का, लास्ट सवाल नंबर 22। बताएं, सवाल नंबर 22 करेंगे। ये जो सवाल है ये 2012 और 2019 और 21 3 बार मेंस में आया है, 3 बार मेंस के पेपर में आया सवाल। करो। ट्राइंगल एबीसी में साइड AB का मिड पॉइंट डी है। N is a point in the interior of triangle ABC such that CN is bisector of angle C and CN is perpendicular to NB.
What is the length of MN if BC is 10, AC is 15? BC 10 है, AC 15 है. CN is bisector of, इस तरीके से बना लेते हैं ना. CN एंगल C का बाइसेक्टर है, तो एंगल C ऊपर बना लेते हैं. BC 10 है, AC 15 है, तो BC छोटी है, AC बड़ी है, तो ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं भाई. ये ट्रायंगल भी ऐसे बना लेते हैं. तो स्टूडेंट हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, ये ABC, ABC. मैंने ट्रायंगल इसलिए इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा बनाया क्योंकि BC की लंबाई 10 है और AC की लंबाई 15 है, यानी कि AC भुजा थोड़ी सी बड़ी है, BC छोटी है. BC छोटी है और AC जो है वो थोड़ी सी बड़ी है. सवाल बोला है साइड AB का मिड पॉइंट M है. अब साइड AB का मिड पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, साइड AB का मिड पॉइंट M हो गया. ये तो अच्छी बात है, मिड पॉइंट दिया है. N एक ऐसा पॉइंट है जो ट्राइंगल ABC के अंदर है. ट्राइंगल ABC के अंदर एक पॉइंट N है. CN एंगल C का बाइसेक्टर है. तो इस ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट N है और CN एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इस तरीके से होगा. ये हो गया बच्चे. ये आपका CN ट्राइंगल के अंदर ABC के अंदर कोई पॉइंट है और CN आपका एंगल बाइसेक्टर है. तो CN जो है मेरे दोस्तों वो कोण C का बाइसेक्टर है और N जो है ट्राइंगल ABC के अंदर एक पॉइंट है. CN NB पे परपेंडिकुलर है. NB CN जो है वो NB पे परपेंडिकुलर है. ये दिस इज माई इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि डायग्राम सेम बनना है. ये जो लाइन है CN ये NB पे परपेंडिकुलर है. तो ये भी 90 डिग्री का कोण यहां पर बता रहे हैं कि ये कोण 90 डिग्री का बनना है. CN और NB परपेंडिकुलर है. N ट्राइंगल ABC के अंदर पॉइंट है, CN कोण C का बाइसेक्टर है और CN NB पे परपेंडिकुलर. आपसे पूछा MN की लंबाई, दिस MN, ये MN आपसे पूछा है. MN क्या आएगा बच्चों, बताओ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ MN. तो मैंने बताया, अभी मैं समझा के निकला हूं कि जब भी ऐसा सवाल है कुछ मत करो, आप इस यहां से इसको आगे बढ़ा दो आगे. और मान लीजिए कि सपोज ये पॉइंट O है, O. अब आप मुझे खुद बताओ, केवल आपको इस ट्राइंगल पे ध्यान देना है, BCO पे, BCO पे, केवल इस ट्राइंगल पे ध्यान देना, BCO पे. आप खुद सोचो कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, ये लाइन परपेंडिकुलर भी है. क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है भाई? ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है CN और ये लाइन मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी है. ये OB पे परपेंडिकुलर भी है, CN एंगल बाइसेक्टर भी है. यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब ट्राइंगल आइसोसेलेस हो. यानी कि अगर BC की लंबाई 10 है तो इस OC की लंबाई भी 10 आएगी, ये भी 10 आएगा बेटा, 10. ये पूरा 15 है तो ये कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर. ये बचेगा 5, ये 5 सेंटीमीटर बचेगा कि पूरा AC 15 है, ये 5 बचेगा. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये हाइट भी है, तो N मिड पॉइंट होगा, N मिड पॉइंट होगा. N जो है वो मिड पॉइंट होगा मेरे भाई, N जो है वो मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये मीडियन भी होगी. अगर किसी ट्राइंगल में ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है और हाइट भी है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा और ये लाइन आपकी माध्यिका भी होगी. ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, हाइट भी होगा, मीडियन भी होगा, यानी कि N मिड पॉइंट है. N जो है OB का मिड पॉइंट है. ये 10 है, ये 10 हो जाएगा, ये पूरा 15 था तो 5 सेंटीमीटर बचेगा. अब आप मुझे बताओ, पूछा क्या है सवाल में, MN पूछा है, MN. अब आप बताओ, ट्राइंगल BOA को देखो, ट्राइंगल ABO को देखो, ABO इस ट्राइंगल को देखो, आपको पढ़ा है. अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, है भाई, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये x है तो ये 2x है तो ये आधा होगा x. यही समझा है मिड पॉइंट थ्योरम. ट्राइंगल ABA को ध्यान से देखेंगे तो इस साइड AB का मिड पॉइंट है M. ये मैंने पता किया साइड OB का मिड पॉइंट है N. तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो लाइन बन रही है, पहली बात तो इसके पैरेलल होगी और लंबाई में आधा होगी. 5 है तो 5 का आधा होगी 2.5 सेंटीमीटर. तो MN की लंबाई पूछी थी 2.5 सेंटीमीटर. सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 2.5. बहुत अच्छा सवाल है. चित्र थोड़ा सा टेढ़ा बेहतर नहीं बन पाया, पर मैंने फिर भी कोशिश की अच्छे से समझाने की. ठीक है मेरे भाइयों.
नहीं अनुज, इसी के साथ आज की क्लास भी खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर भी तो आज की क्लास में थोड़े हैवी क्वेश्चंस थे, मेंस के सवाल थे, कल की क्लास तो बहुत हल्की थी। ओके, अब कल से मैं आपको मेरे दोस्तों पढ़ाऊंगा क्या, कल से बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, इन सेंटर के बारे में कल मैं आपको बताऊंगा, इन सेंटर के बारे में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स आप रिवीजन करते रहे, दिमाग की नसें खोलनी। और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने, बच्चे जो बच्चे कहते हैं सर कहां से प्रैक्टिस करें, तो या तो टेलीग्राम चैनल से हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर लो प्रीवियस ईयर की, या ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास समय है तो सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक है, इसमें सीजीएल के ही पिछले 6 साल के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, एक एक टाइप का एक एक। ठीक है जी। ओ एन ओ बी कैसे बराबर है, क्योंकि ये लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर ये हाइट है तो ये लाइन मीडियन भी होगी, मीडियन होगा यानी कि मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। ठीक है जी, तो आज की क्लास इतना ही, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय।